आप लोगों को मैं यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी के नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं और आज यह चौथा भाग है नोट्स का। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज आपने सिलेबस देखा होगा यूजीसी नेट और जेआरएफ का, और आपकी परीक्षा जून 2022 के पहले या दूसरे सप्ताह में संभावित है, जैसा कि पेपर में समाचार आया था। तो जो पहली इकाई है वह है आपका हिंदी भाषा और उसका विकास, है ना। यूजीसी नेट पेपर सेकंड पेपर जो हिंदी है आपका, उसकी जो पहली इकाई है वह है हिंदी भाषा और विकास। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी की संवैधानिक स्थिति के ऊपर प्रायः 2-3 प्रश्न हर बार आते हैं, तो मैं इसी चैप्टर को कवर करने का प्रयास करूंगा आज। और इसको देखने के बाद आपके सारे प्रश्नों का समाधान यहाँ पर मिल जाएगा, आपको उनका उत्तर मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा हेतु विशेष हिंदी की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ हिंदी, कि भारत के संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, यह हम आज देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजभाषा से तात्पर्य क्या है। आपको मालूम है कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, केंद्र सरकार की राजभाषा। तो आज हम देखते हैं राजभाषा से तात्पर्य क्या होता है। राजभाषा से तात्पर्य है सरकारी कामकाज की भाषा से। जब हम राजभाषा की चर्चा करते हैं तो यह केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में की जाने वाली भाषा है। तो राजभाषा से तात्पर्य है सरकारी कामकाज की भाषा, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में काम में लाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अब केंद्र सरकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्या तात्पर्य है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय की परिधि में कौन कौन से कार्यालय आते हैं। इसमें आते हैं केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय। केंद्र सरकार का कोई मंत्रालय है, कोई विभाग है या कार्यालय है। दूसरा, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय। समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा किसी आयोग का गठन किया जाता है, समिति गठित की जाती है या फिर कोई ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, अधिकरण। इनका कार्यालय केंद्र सरकार के कार्यालय की परिधि में आता है। केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय। कोई कंपनी है, कोई निगम है जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, तो वह भी इसी के अधीन आता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है ना, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, एसीसीएल है, भेल, गेल, सेल, ये सब, एनटीपीसी, ये सब केंद्र सरकार के कार्यालयों की परिधि में आते हैं। अब ये क्या पारिभाषिक शब्दावली क्या होता है। जो राजभाषा होती है वह आम बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। मुगलों के समय में फारसी राजभाषा थी, उसके बाद जब अंग्रेज आए हमारे देश में, तब उनके समय में अंग्रेजी हमारी राजभाषा थी, है ना। तो राजभाषा आम बोलचाल की भाषा से पूरी तरह से भिन्न होती है, क्योंकि राजभाषा के अंतर्गत हम पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जो राजभाषा होती है, जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, वह आम बोलचाल की भाषा से अलग होती है, क्योंकि हम उसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली को तकनीकी शब्दावली भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए 1 अक्टूबर 1961 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश के द्वारा एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत गठित किया गया है ना। इनका काम क्या होता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लाए जाने के लिए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है और इन्हीं शब्दों का प्रयोग केंद्र सरकार के कार्यालयों में किया जाता है। पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द या पर्याय की पहचान, विशेषता या परिभाषा यह है कि एक शब्द या पर्याय के बदले अन्य का प्रयोग संभव ना हो। पारिभाषिक शब्दों का केवल एकमात्र 1 या 2 अर्थ निकलते हैं, उसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं निकलता है। मतलब इसमें कोई डाउट, कोई संदेह का अवसर नहीं रहता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्राय आता है, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे।
ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिए। राजभाषा संबंधी सांविधिक उपबंध, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो भाग 5 में क्या कहा गया है, सबसे पहले 120 अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। भारत की संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। संसद के पटल पर रखे जाने वाले सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में रखे जाते हैं। दूसरा है भाग 6 अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संसद में क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय आते हैं भारतीय संसद में। और विधानमंडल में क्या क्या आते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्य के राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर बनता है विधानमंडल। तो राज्यों के विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा में जो सारा कामकाज है वह किस में होता है, वह राज्यों की राजभाषा में होता है। केंद्र की राजभाषा अलग है, राज्यों की अपनी राजभाषा होती है, हर राज्य की अपनी राजभाषा है। भाग 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 के द्वारा ही हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है और इसके 3 भाग हैं। अनुच्छेद 343(1), 343(2) और 343(3), ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, इनका मैं आगे विस्तार से उल्लेख करूंगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 344 में यह व्यवस्था की गई है कि समय समय पर राष्ट्रपति महोदय एक राजभाषा आयोग का गठन करेंगे और एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की जाएगी। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और वहां पर इनका लोकसभा और राज्यसभा में एकल प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा इनका वहां पर पुनः निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 345 अत्यंत महत्वपूर्ण है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 345 में यह उल्लेख है कि राज्यों की अपनी राजभाषा होगी, जैसे केरल है तो मलयालम राजभाषा होगी, पंजाब है तो पंजाबी राजभाषा होगी, या फिर एक से अधिक राजभाषाएं भी हो सकती है। महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है, पश्चिम बंगाल की राजभाषा बांग्ला है। तो इस तरह प्रत्येक राज्य की एक या एक से अधिक अपनी राजभाषाएं हो सकती हैं। अनुच्छेद 340 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा क्या होगी। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसे पत्र व्यवहार करेंगे और केंद्र और राज्य के बीच पत्र व्यवहार की क्या भाषा होगी। तो इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र की राजभाषा चूंकि हिंदी और अंग्रेजी है, इसलिए केंद्र और राज्य के बीच और एक और दूसरे राज्य के बीच जो पत्र व्यवहार होगा वह हिंदी या अंग्रेजी में होगा। लेकिन यदि दो राज्य आपस में यह करार कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम इस भाषा में पत्र व्यवहार करेंगे, तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपस में यह करार कर लेते हैं कि हम हिंदी में पत्र व्यवहार करेंगे, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। जैसे कोई राज्य है, इसका कोई छोटा सा हिस्सा चाहता है कि हमारी भाषा को विशेष महत्व दिया जाए, हमारी बोली को, तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 348 कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 348 आप पुराना पेपर देखेंगे। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, अधिनियम मतलब एक्ट, विधेयक मतलब बिल आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट तथा विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा जो एक्ट बनाए जाते हैं, जो बिल लाए जाते हैं, उनकी आधिकारिक भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी। बाद में माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश के द्वारा उनका हिंदी अनुवाद किया जाता है, जिसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में और विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है, अंग्रेजी है ना, इंग्लिश ही है, इंग्लिश। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। भाषा के संबंध में अगर समय समय पर कुछ कानून बनाए जाते हैं तो उसके लिए विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 350 भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मतलब यदि सरकार से कुछ शिकायत है तो केंद्र सरकार में आप अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में दे सकते हैं, और राज्य सरकार से यदि कोई शिकायत है तो आप उस राज्य की राजभाषा में शिकायत
दर्ज कर सकते हैं। अनुच्छेद 351 भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए भारत के संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी का प्रचार करे, प्रसार करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी मूल प्रकृति में बिना छेड़छाड़ किए मुख्यतः हिंदुस्तानी से, संस्कृत से और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनसे शब्द ग्रहण करके हिंदी की शब्द संपदा को समृद्ध करे। भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को भाषा का दर्जा दिया गया है। वह प्रश्न भी परीक्षा में शामिल आता है कि कौन सी भाषा इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। संघ की राजभाषा कहां पर दर्जा दिया गया है हिंदी को संघ की राजभाषा का? भाग 17। भाग 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी भाग के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये जो हम लोग लिखा यहाँ जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह देवनागरी लिपि है। किसी भाषा को जिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं लिपि। जैसे हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय अंक कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भारतीय अंक है। तो लेकिन हमको इनका प्रयोग नहीं करना है। हमको किनका प्रयोग करना है? हमको प्रयोग करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लेफ्ट में जो लिखा हुआ है ये भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है और ये हमारे भारतीय अंक है। अंक प्रणाली का जन्म भारत में ही हुआ था, आपको पता है। बाद में यह अरेबियन कंट्रीज में चला गया, अरब देशों में, वहां से फिर इंग्लैंड चला गया, यूरोप से होते हुए फिर भारत आ गया। इसलिए इन अंकों को बोलते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को बोलते हैं इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग करना है, भला ही हम इन्हें हिंदी में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 343(2) में यह कहा गया है, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। परंतु राष्ट्रपति महोदय उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त, है ना, देवनागरी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। तो इसका कहने का तात्पर्य है 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 1965 तक उन सभी कामों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग यथावत होता रहेगा जिनके लिए भारत के संविधान के लागू होने से पहले अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था। अनुच्छेद 343(3) बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में यह भी आता है कि आज हमारी अंग्रेजी सहराज भाषा है, तो किस आधार पर सहराज भाषा का दर्जा दिया गया है। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाए। मतलब इसमें संसद को यह पावर दिया गया है कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग यदि जारी रखना है तो उसके लिए कानून बनाकर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया और उसमें यह व्यवस्था की गई कि हिंदी तो हमारी राजभाषा होगी लेकिन अंग्रेजी को हम सह राजभाषा के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। तो अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। हालांकि भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा या को ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है और चूंकि अंग्रेजी का प्रयोग भारतवर्ष में अनिश्चित काल तक होता रहेगा केंद्र सरकार में, इसलिए अंग्रेजी
केंद्र सरकार की सह राजभाषा है। हिंदी राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, यह प्रश्न भी परीक्षा में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता चुका हूँ, यह बहुत लंबा चौड़ा है, मैं ब्रीफ में लेकर आया हूँ संक्षेप में। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। आपको पता है कि भारत की जो संस्कृति है अनेकता में एकता वाली संस्कृति है, इसे बोलते हैं सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। तो हमारी हिंदी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक भाषा को प्रतिनिधित्व मिले। इसीलिए हिंदी में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। राजभाषा में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। राजभाषा आयोग ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है और आप डिटेल में इसका स्टडी कर लीजिए कि राजभाषा आयोग की संस्तुति क्या थी। प्रथम जो राजभाषा आयोग गठन किया गया था उसके द्वारा क्या सिफारिश की गई थी, मैं महत्वपूर्ण चीजों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। 1955 में स्थापित खेर आयोग प्रथम राजभाषा आयोग था। इसके अध्यक्ष थे श्री बाल गंगाधर खेर, तिलक नहीं थे, श्री बाल गंगाधर खेर इसके प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। इसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। इस आयोग को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग, संघ और किसी राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा आदि पर अपनी सिफारिशें देनी थी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया जाना था, जो संघ के कार्यों का मूल्यांकन करके उस पर सिफारिशें देते हुए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगी। आप देख लें कि जो 1955 में श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, उनके द्वारा क्या सिफारिश की गई थी उसको आप देखिए। इसमें तो एक सिफारिश यह की गई थी कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में होना चाहिए, मतलब जारी रखना चाहिए अंग्रेजी का प्रयोग। तदनुसार 1957 में गृह मंत्री के प्रस्ताव पर समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। इन्होंने जो सिफारिश दी थी इसकी समीक्षा करने के लिए एक संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई और उसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यह समिति पंत समिति के नाम से जानी जाती है। यह समिति है ना, यह आयोग है, यह क्या है, समिति है। इसने 1959 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा, जिसमें सिफारिश की थी कि 26 जनवरी, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपका, जिसमें सिफारिश की थी कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग सह राजभाषा के रूप में जारी रहना चाहिए। देखिए, इसी समिति ने, पहले तो आयोग ने भी सिफारिश किया था और इस समिति ने भी उसका अनुमोदन किया, सिफारिश किया कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में 26 जनवरी 1965 के बाद भी सह राजभाषा के रूप में होते रहना चाहिए। इसीलिए इसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकार कर लिया था, इसको स्वीकृति मिल गई थी और तभी से अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा के रूप में केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन इसको सह राजभाषा का दर्जा देने के लिए क्या किया गया, अंग्रेजी को लागू करने के लिए अनिश्चित काल तक एक राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। यह अधिनियम 10 मई 1963 को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं, कुछ 9 सेक्शंस हैं। जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं जो परीक्षा में आ सकता है। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि भारत में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक होता रहेगा। तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 14 दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाने चाहिए। इसमें एक राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 दस्तावेजों के लिए यह बोला गया है कि इन्हें द्विभाषी रूप में जारी किया जाए। इसके बाद इस समिति की धारा 4 के अनुपालन में संसदीय राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान है। संसदीय राजभाषा समिति में 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं, 10 राज्यसभा के होते हैं, जिनका निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। इस अधिनियम की धारा 8 के अनुपालन में केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। तो इसका जो सेक्शन 8 है, धारा 8 है, इसमें केंद्र सरकार को यह पावर दिया गया है कि इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोविजंस किए गए हैं, उनको लागू करने के लिए वो नियम बना सकती है।
अब देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 दस्तावेज हमेशा द्विभाषी रूप में जारी होने चाहिए। क्या क्या है? सामान्य आदेश, संकल्प, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें, निविदा सूचना, निविदा प्रारूप। केंद्र सरकार से यदि ये दस्तावेज जारी होते हैं तो हमेशा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही द्विभाषी रूप से जारी किए जाने चाहिए। धारा 3(3) के शेष कागजात कौन कौन से हैं? करार, एग्रीमेंट, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, संसद में प्रस्तुति होती हेतु प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें, संसद में प्रस्तुति हेतु शासकीय कागजात। कार्यालय से जारी उपयुक्त कागजात का द्विभाषी रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में इनको द्विभाषी रूप में जारी किया जाता है और उनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। अब एक इसके लिए केंद्र सरकार को धारा 8 में जो पावर दिया गया है, जो शक्ति प्रदान की गई है कि आप राजभाषा अधिनियम 1963 में किए गए प्रावधानों के अनुपालन के लिए नियम बना सकती है। तो केंद्र सरकार ने 1976 में एक राजभाषा नियम बनाया, जिसे 1987 में संशोधित किया गया। इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 है। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजभाषा नियम तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता। इनमें कुल 12 नियम हैं। नियम 2 के अनुसार पूरे भारत में स्थित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 क्षेत्रों का ख व ग में बांटा गया है। यह भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है कि कौन सा राज्य क क्षेत्र में, कौन सा ख क्षेत्र में है, कौन सा ग क्षेत्र में। क क्षेत्र में सारे हिंदी भाषी राज्य आते हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। ख क्षेत्र में हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं आती हैं। ख क्षेत्र में जो राज्य आते हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली। ग क्षेत्र क क्षेत्र तथा ख क्षेत्र में शामिल राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। हिंदीतर भाषा भाषी जो राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। और जो संघ राज्य क्षेत्र जिनकी भाषा हिंदी से पूरी तरह अलग है, उन्हें ग क्षेत्र में शामिल किया गया है। मतलब उन राज्यों को और उन संघ राज्य क्षेत्रों को ग क्षेत्र में शामिल किया गया है जो क और ख में शामिल नहीं है। यह परीक्षा में आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाएं। ध्यान रखें, भारतीय भाषाएं शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी हमारे भारत की भाषा नहीं है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। तो भारत के संविधान में जिन 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसे आप भली भांति याद कर लें। और मेरे यहाँ यूजीसी नेट और जेआरएफ में आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप किस टॉपिक पर नए वीडियोस चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।